नमस्कार खम्मा गणिसा, कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करती हूँ कि अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बीकानेर की राठौड़ वंश के बारे में। तो आज हम देखेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीकानेर की बीकानेर की बीकानेर की राठौड़ वंश। बीकानेर के राठौड़ वंश के आज हम जितने भी एमसीक्यू है उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि एग्जाम में इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो उनके बारे में आज हमारी क्लास रहेगी। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? इनमें से आपको बताना है। देखो, बात करते हैं बीकानेर के बारे में, और बीकानेर के बारे में बात करते हैं तो बीकानेर में राठौड़ वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? बीकानेर के बारे में बात करते हैं। इधर हम बीकानेर के बारे में बात करते हैं, और बीकानेर में जो राठौड़ वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले आते हैं हमारे राव बीका। कौन आते हैं? राव बीका। राव बीका वही जो मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र थे। इन्होंने 1465 के अंदर इन्होंने राती घाटी नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? तो राती घाटी नामक स्थान पर, राती घाटी नामक स्थान पर इन्होंने राती घाटी नामक स्थान पर राठौड़ वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राठौड़ वंश की स्थापना की। तो ध्यान रखना है, राठौड़ वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राव बीका के द्वारा। और कब की जाती है? सबसे पहले बात आती है 1465 में इन्होंने राती घाटी नामक स्थान पर राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। फिर बात करते हैं इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। और इन्होंने बीकानेर की जो स्थापना की थी वो कब की थी? तो इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी 1488 को। कब की थी? तो 1488 को। और इस दिन क्या था? इस दिन था आखा तीज। क्या थी? आखा तीज थी। और आज भी आखा तीज को बीकानेर की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस दिन बीकानेर में पतंग उड़ाते हैं। आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना की थी। किसने किसके सहयोग से की थी? तो एक तो राव बीका थे और एक नेरा जाट ने। किसने? बीका ने। और इनका सहयोग किसने किया था? तो नेरा जाट ने इनका सहयोग किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? बीकानेर पड़ जाता है। बात करते हैं कि बीकानेर के जो शासक है, राठौड़ वंश है, इनकी जो कुल देवी कौन है? तो देखो, राठौड़ों की कुल देवी तो कल हमने बात की थी, कौन है? नागणेशा माता है। राठौड़ों की जो कुल देवी है, तो इनकी कुल देवी कौन है? तो इनकी कुल देवी है नागणेशा माता। कौन है? नागणेशा माता है। बात करते हैं इनकी आराध्य माता कौन है? तो इनकी जो आराध्य देवी है, इनकी आराध्य देवी है। और आराध्य देवी कौन है? तो आराध्य देवी है करणी माता। आराध्य देवी कौन है? तो करणी माता है। और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी भी इनको माना जाता है। बात करते हैं कि करणी माता के मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? तो राव बीका ने इनके मंदिर का निर्माण भी करवाया था। मंदिर कहाँ है इनका? तो मंदिर है इनका देशनोक बीकानेर में है। और मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण भी सबसे पहले प्रारंभ में राव बीका के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो राव बीका के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। और मंदिर जो है, तो मंदिर कहाँ है? तो मंदिर है आपका देशनोक में। मंदिर कहाँ है? तो मंदिर है देशनोक। और देशनोक कहाँ है? तो बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है। एकमात्र मंदिर है जो कि जिसमें सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा चूहों वाली माता भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? चूहे, क्योंकि इनके मंदिर में चूहे पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको चूहों वाली देवी भी बोलते हैं? तो वो कौन है? आपकी करणी माता। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हमारे क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? बात करते हैं गंगा सिंह के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है महाराजा गंगा सिंह जिन्होंने नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा है कि 1930 में ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। और सी है, इनके शासनकाल में 10 शाही सिक्के प्रारंभ हुए थे। और डी है,
1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा सही है, ये आपको छांटना है। तो बात करते हैं गंगा सिंह के बारे में। तो गंगा सिंह का शासनकाल देखते हैं। गंगा सिंह का हम सबसे पहले शासनकाल देखते हैं, महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल। तो महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल है 1888 से लेकर के 1943 ईस्वी तक है। कब है? 1818 से लेकर 1888 से लेकर के 1943 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। फिर बात करते हैं कि गंगा सिंह ने तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया था। क्या किया था इन्होंने? तीनों गोलमेल सम्मेलनों में भाग लिया था। गोलमेल सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। कब कब लिया था? तो पहले में लिया था इन्होंने 1930 में, 1931 और 32। तीनों गोलमेल सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था, ये बात ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। फिर बाद में आता है कि महाराजा गंगा सिंह ने नरेंद्र मंडल की प्रथम अध्यक्ष है, ये भी सही है। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भी किसे चुना गया था? गंगा सिंह को। 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा परिषद की स्थापना की, ये बात भी एकदम सही है। फिर आती है कि उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के चले थे, ये बात गलत है कि गजशाही सिक्के किसके समय चले थे? गजशाही सिक्के गज सिंह के समय चले थे। किसके समय चले थे? ये सिक्के चले थे गज सिंह के समय। ये किसके समय? ये तो ये सिक्के चले थे आपके गज सिंह के समय। और गज सिंह ने जो ये सिक्के जो सीखे थे वो कहाँ से सीखे थे? तो ये है मुगल शासक थे आलमगीर। कौन थे? आलमगीर। इनसे इन्होंने ये हुनर देखा था। तो ये बात इसमें गलत है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा आएगा? सी आपका इसमें आंसर है कि इनके शासनकाल में गजशाही सिक्के चले थे। गजशाही सिक्के किसने चलाए थे? तो ये आपके चलाए थे गज सिंह ने। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेप का प्रथम चांसलर कौन थे? देखो बात करते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर किसे चुना गया था? तो बात करते हैं हम गंगा सिंह के बारे में। किसके बारे में? गंगा सिंह के बारे में। महाराजा गंगा सिंह के बारे में बात करते हैं। तो गंगा सिंह का सबसे पहले शासनकाल देखते हैं। तो 1888 से लेकर के 1943 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। फिर बात करते हैं गंगा सिंह, इनको राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का भागीरथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के भागीरथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा सिंह को राजस्थान के भागीरथ के नाम से जाना जाता है। इनको केसरे हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसरे हिंद भी कहा जाता है। केसरे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा सिंह को। फिर बात करते हैं इन्होंने नरेंद्र मंडल की जो है ये है चैम्बर ऑफ प्रिंसेप। तो इन्होंने ये क्या है? तो इन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल के ये चांसलर भी थे। नरेंद्र मंडल के क्या थे? ये अध्यक्ष भी चुने गए थे। और ये कब से कब तक रहते हैं? तो ये 1921 से लेकर के 1926 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1921 से लेकर के 1926 तक रहते हैं। बात करते हैं ये क्या है? तो ये देखो राजाओं, भारतीय जो राजा है, राजाओं और ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों के ब्रिटिश सरकार की सलाहकार परिषद है। क्या है ये? राजाओं और ब्रिटिश सरकार के बीच सलाहकार परिषद है, जिसको क्या बोलते हैं? नरेंद्र मंडल है। और इसके अध्यक्ष किसे चुने गए थे? तो गंगा सिंह को। कब चुना गया था? 1921 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। गंगा सिंह ने गंगानगर बसाया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? तो इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया। और गंग नहर का निर्माण इन्होंने कब पूर्ण करवाया था? तो 1927 में। ये भी इनके बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने 1916 के अंदर
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक सहायता की थी। क्या की थी? आर्थिक सहायता की थी। आर्थिक सहायता की थी, इसीलिए इनको प्रथम इनका इसका कुलपति भी बनाया गया था। इसीलिए इनको क्या किया गया था? इसका प्रथम कुलपति बनाया गया था। ये भी ध्यान रखना, प्रथम कुलपति, और प्रथम कुलपति भी किसको बनाया गया था? गंगा सिंह को। ये भी आपको ध्यान रखना है। गंगा सिंह के बारे में बात करते हैं। शासनकाल कब से रहता है इनका? 1888 से लेकर के 1943 तक इनका शासनकाल रहता है। इनको राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, इनको केसर हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने नरेंद्र मंडल के ये अध्यक्ष रहे थे। कब रहे थे? 1921 से लेकर के 1926 तक रहते हैं। फिर हमने बात की, इन्होंने गंगानगर बसाया, इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया, और आधुनिक बीकानेर के जो निर्माता है, आधुनिक बीकानेर के जो निर्माता है वो भी किसको कहा जाता है? आधुनिक बीकानेर के निर्माता, आधुनिक बीकानेर के निर्माता भी किसे कहा जाता है? तो वो भी आपके गंगा सिंह को कहा जाता है। इन्होंने 1916 में बनारस विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक सहायता की थी, और बनारस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी किसे बनाया गया था? तो ये भी आपके गंगा सिंह को बनाया गया था। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा आएगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा डी, गंगा सिंह को। नरेंद्र मंडल के चांसलर किसे बनाया जाता है? तो गंगा सिंह को बनाया जाता है। तो डी आपका इसमें आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राय सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए वे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। इनमें से आपको राय सिंह के बारे में बताना है कि राय सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपको बताना है। बात करते हैं राय सिंह के बारे में। तो राय सिंह कौन है? तो राय सिंह के बारे में सबसे पहले इनका शासनकाल देखते हैं। तो इनका शासनकाल है 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी तक। राय सिंह का शासनकाल कब से है? तो इनका शासनकाल है 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी तक। ये ध्यान रखना है। फिर राय सिंह के बारे में और क्या याद रखोगे? तो इनको राजपुताने का करण भी इनके बारे में और बात करते हैं। तो राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने कब करवाया था? तो इन्होंने 1589 के अंदर, 1589 में कब करवाया था? 1589 के अंदर इन्होंने जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। बाद में बात करते हैं जूनागढ़ दुर्ग के अंदर जेता और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण प्रतिमा सूरज पोल पर लगी हुई है। ये भी किसने लगाई थी? तो ये भी आपके गंगा सिंह ने, ये भी आपकी राय सिंह ने लगाई थी। राय सिंह प्रशस्ति लिखाई थी इन्होंने। क्या लिखाई थी? तो इन्होंने राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी। और राय सिंह प्रशस्ति किससे लिखाई थी? तो उन्होंने जेता से। किससे लिखाई थी? जेता से। और राय सिंह प्रशस्ति भी कहाँ लगी हुई है? तो जूनागढ़ दुर्ग में। ये भी आपको ध्यान रखना है, जूनागढ़ दुर्ग। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो राय सिंह के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब हमारा इसमें क्वेश्चन है कि राय सिंह के संदर्भ में इनमें से कौन से विकल्प सही है, इनको हमें चुनना है। पहला है, राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। पहला है कि क्या राय सिंह को मुगल दरबार के अंदर 5000 की मनसब प्राप्त थी क्या? दूसरा है, राय सिंह ने शहजादे सलीम के
1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला है राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। तो ये आपका सही है कि राय सिंह ने, देखो राय सिंह को जहांगीर ने 1605 में, कब? तो 1605 में राय सिंह को जहांगीर ने 1605 में 5000 की जात और 5000 सवार का मनसब दिया। क्या दिया? तो इनको मनसब दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, मनसबदार इसको बनाया। ये ध्यान रखना है कि राय सिंह को किसने? तो जहांगीर ने। और कब? तो 1605 के अंदर इनको 5000 का जात और 5000 का सवार का मनसबदार नियुक्त किया। देखो जात और सवार क्या होती है, मनसब क्या होती है, मैंने आपको बताया कि मनसब का अर्थ क्या होता है। मनसब एक प्रकार की पदवी होती है जो कि मुगल काल के अंदर दी जाती है। बात करते हैं 5000 जात। जात का मतलब होता है पैदल सैनिक। जात का मतलब क्या होता है? पैदल सैनिक। और सवार का मतलब होता है घुड़सवार। सवार का मतलब क्या होता है? घुड़सवार। यानी कि इनको 5000 तो पैदल सैनिक और 5000 इनको घोड़े पर सवार सैनिक इनको दिए थे। किसने दिए थे? तो ये आपके जहांगीर ने दिए थे। और कब दिए थे? तो 1605 में दिए थे। दूसरा है राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। तो ये बात भी सही है कि मेवाड़ अभियान पर 1603 में जब जहांगीर ने मेवाड़ में अभियान भेजा था और उसके बाद में इसमें भी राय सिंह ने इसका सहयोग किया था। इसके बाद में मेवाड़ और मुगल संधि भी होती है 1615 में। और ये किसके विरुद्ध भेजा था? देखो अभियान ये अमर सिंह के विरुद्ध भेजते हैं। अमर सिंह फर्स्ट है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करे। ये इसके अंदर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा था? इसमें आपको बताना है कि बीकानेर के जो राजा राय सिंह है इनको अकबर ने 1593 के अंदर, अकबर ने 1593 में किस अभियान पर इनको भेजा था, ये आपको बताना है। तो इसमें ए है थट्टा पर, बी है बंगाल में, सी है दक्कन पर और डी है मेवाड़ पर। किस अभियान पर भेजा था इसके बारे में आपको बताना है। तो बीकानेर की राय सिंह जिनका शासनकाल कितना रहता है? 1574 से लेकर के 1612 ईस्वी तक रहता है। इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जहांगीर, देखो जो राय सिंह है वो जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत रहता है। सबसे विश्वास पात्र कौन रहता है? राजपूत शासक है, तो राय सिंह रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अकबर ने भी इसको विभिन्न अभियान पर भेजते हैं। जैसे अकबर ने इसको 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है। इसके अलावा 1580-81 के अंदर इसको काबुल अभियान पर भेजता है। इसको काबुल अभियान पर भेजता है। बलूचिस्तान अभियान पर भेजता है 85 के अंदर। तो 1581 के अंदर कौन से अभियान पर भेजता है? काबुल अभियान पर भेजता है अकबर। 1585 के अंदर अकबर इनको बलूचिस्तान अभियान पर भेजता है। कहाँ भेजता है? बलूचिस्तान अभियान पर भेजता है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि 1593 के अंदर थट्टा अभियान पर भेजता है। कहाँ अभियान पर भेजता है? तो थट्टा में भेजता है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? थट्टा। अकबर बीकानेर के राय सिंह को किसने भेजा था? तो अकबर ने भेजा था। किसने भेजा था? तो अकबर ने भेजा था। और अकबर ने किस अभियान पर भेजा था 1593 में? तो 1593 में अकबर ने, 1581 में अकबर काबुल अभियान पर भेजता है। 1585 में अकबर बलूचिस्तान अभियान पर भेजता है। और 1593 में थट्टा अभियान पर भेजता है। 1591 में लाहौर अभियान पर भेजता है। ये ध्यान रखना है, विभिन्न अभियान पर भेजता है अकबर। और अकबर 1572 में इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा रहेगा? ए आपका इसमें आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह, ये बलूच नहीं है बलूचिस्तान, ये क्या है तो ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान, विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनमें से आपको बताना है कि किस शासक ने बलूचिस्तान विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें ए ऑप्शन है आपके कि बीकानेर के कल्याणमल ने, बी ऑप्शन है बीकानेर के राय सिंह ने, सी ऑप्शन है आमेर के भारमल ने और डी ऑप्शन है आमेर के जगन्नाथ कछवा ने। इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें आपका आएगा बलूचिस्तान अभियान पर भेजता है तो बीकानेर के राय सिंह को, किसको भेजता है तो बीकानेर के राय सिंह को कौन से अभियान पर भेजता है तो बलूचिस्तान अभियान में भेजता है। बात करते हैं अकबर की। तो अकबर ने राय सिंह को विभिन्न अभियानों पर भेजता है, विभिन्न अभियान, और विभिन्न अभियानों में ध्यान रखना है 1572 में तो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है। क्या करता है प्रशासक नियुक्त करता, ये ध्यान रखना है 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है। फिर ध्यान रखना है 1581 के अंदर कंधार अभियान पर भेजता है। कौन सा अभियान पर भेजता है कंधार अभियान पर भेजता है। फिर ध्यान रखना है 1585 के अंदर बलूचिस्तान अभियान पर भेजता है। कौन से अभियान पर भेजता है तो बलूचिस्तान अभियान पर भेजता है। फिर बात करते हैं 1591 के अंदर लाहौर अभियान पर भेजता है और 1593 के अंदर ठट्टा अभियान पर भेजता है। कौन से अभियान पर भेजता है तो ठट्टा अभियान पर भेजता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने किसको भेजा था तो बीकानेर के राय सिंह को भेजा था। अगले क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आएगा आपका राव जोधा के द्वारा, बी ऑप्शन है आपका राव बीका के द्वारा और सी ऑप्शन है आपका राय सिंह के द्वारा और सी ऑप्शन है आपका कल्याणमल के द्वारा और डी ऑप्शन है आपका राय सिंह के द्वारा। तो इसमें आपको बताना है कि बीकानेर की जो स्थापना होती है वो किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। तो बीकानेर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, राव बीका के द्वारा। बीकानेर के बारे में बात करते हैं तो बीकानेर और बीकानेर का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम है, तो बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है तो जांगल प्रदेश। प्राचीन नाम क्या है तो बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश। क्या नाम है जांगल प्रदेश, इसका प्राचीन नाम है। बात करते हैं कि इसकी राजधानी कौन सी रही थी तो इसकी राजधानी रही थी अहिच्छत्रपुर। कौन सी रही थी तो अहिच्छत्रपुर इसकी प्रारंभिक राजधानी रहती है। बात करते हैं ये कहाँ है तो ये कहाँ पर आपके नागौर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने बात की कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है जांगल प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या थी अहिच्छत्रपुरम थी। फिर बात करते हैं कि बीकानेर का जो पूर्वी भाग है, बीकानेर का जो पूर्वी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है तो बीकानेर का जो पूर्वी भाग है वो सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, जो क्या है सांबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम सांबर का स्थान भी बोलते हैं। फिर इधर बात करते हैं हम बीकानेर के बारे में, तो बीकानेर की जो स्थापना है, बीकानेर राज्य की जो स्थापना है और इसकी जो स्थापना है तो इसकी स्थापना किसने की थी तो राव बीका ने। किसने की थी राव बीका। और इसका सहयोग किसने किया था तो इसका सहयोग किया था नेरा जाट ने। किसने किया था बेटा नेरा जाट ने इसका सहयोग किया था। इसीलिए नाम क्या पड़ जाता है, इसीलिए दोनों का नाम मिला करके
बीकानेर बन जाता है। क्या बन जाता है? बीकानेर बनते हैं। बीका को उठाते हैं और नेरा को नेर, है ना, बीका और नेर दोनों के नाम से इसका नाम क्या रख दिया? बीकानेर। बात करते हैं स्थापना कब की थी, तो स्थापना की थी 1488 ईस्वी में। कब की थी? 1488 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और इस दिन क्या था? तो इस दिन था आखा तीज। क्या था? आखा तीज था। आखा तीज को इसकी अक्षय चतुर्थी या आखा तृतीय यानी कि आखा तीज को बीकानेर की स्थापना होती है। और किसके द्वारा होती है? तो राव बीका के द्वारा। फिर राव बीकानेर इनकी आराध्य देवी है या कुल देवी है बीकानेर के राठौड़ों की, तो वो कौन है? आपकी करणी माता आराध्य। बात करते हैं इनकी बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है या आराध्य देवी कौन है? तो वो है आपकी करणी माता। कौन है? करणी माता। और करणी माता के देखो आशीर्वाद से ही, किसके आशीर्वाद से? तो करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। आशीर्वाद से किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी। बात करते हैं करणी माता की, तो करणी माता इनकी कुल देवी है। इसके बारे में करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है देशनोक में। मंदिर कहाँ है करणी माता का? तो देशनोक में इनका मंदिर है। और प्रारंभ मंदिर किसने बनाया था? तो प्रारंभिक मंदिर बनाया था राव बीका ने। प्रारंभिक जो मंदिर बनाया था वो किसने बनाया था? राव बीका ने प्रारंभिक मंदिर बनाया था। और वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो वर्तमान स्वरूप दिया था सूरत सिंह ने। वर्तमान स्वरूप, और वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? तो वर्तमान स्वरूप दिया था सूरत सिंह ने। किसने दिया था? सूरत सिंह ने दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। सूरत सिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया था, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इनके कुल देवता कौन है? तो इनके कुल देवता है कोडमदेश्वर को इन्होंने राजधानी बनाई। और वहां पर एक भैरू जी का मंदिर बना हुआ है। और भैरू भगवान इनके क्या है? कुल देवता है। तो बात करते हैं राजधानी कौन सी बनाई इसकी? तो इनकी राजधानी बनाई थी राजधानी। और राजधानी कौन सी बनाई थी? तो राजधानी बनाई थी कोडम देशर। कौन सी राजधानी बनाई थी? कोडम देशर। और यहाँ से मंडोर से एक मूर्ति लेके आए थे। क्या लेके आए थे? मंडोर से एक मूर्ति लेके आए थे। और मूर्ति किसकी लेके आए थे? तो भैरू जी की। किसकी? भैरव जी की। और यहाँ पर इनका क्या है? मंदिर है। मूर्ति लेके आए और यहाँ पर क्या बना दिया? मंदिर। ये इनको ये कुल देवता के रूप में पूजते हैं। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा है बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीकानेर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है? आपको बताना है कि किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है। ए ऑप्शन है राव लूणकरण को, बी ऑप्शन है आपका सवाई जय सिंह को, सी ऑप्शन है जसवंत सिंह को, और डी ऑप्शन है राणा सांगा को। इनमें से किस शासक को कलयुग का करण कहा जाता है? इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? तो राव लूणकरण को। किसको कहा जाता है? राव लूणकरण को। बात करते हैं कि क्यों कहा जाता है? तो इनकी दानशीलता के कारण। किसके कारण? तो इनकी दानशीलता के कारण। दानशीलता के कारण क्या कहा जाता है इनको? दानशीलता के कारण इनको कलयुग का करण कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? तो राव बिट्टू सूजा जी का ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद। बिट्टू सूजा जी का ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद। इस ग्रंथ के अंदर लूणकरण को क्या बता रखा है? तो इनको कलयुग का करण कहा गया है। बात करते हैं इन्होंने कौन सा नगर बसाया? तो इन्होंने लूणकरण सर
नगर बसाया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको राजस्थान का राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने बात की थी कलयुग का करण किसे कहा जाता है, तो राव जेतसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इनकी दानशीलता के कारण इनको लूण को कहा जाता है। इन्होंने लूण करणसर नगर बसाया था। लूण करणसर इन्होंने झील भी बसाई थी। क्या बनाई थी इन्होंने? लूण करणसर झील बनाई, झील का निर्माण करवाया, झील का निर्माण करवाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। किस ग्रंथ में कहा गया है? तो बिट्टू सुजाजी का ग्रंथ था राव जेतसिरो छंद, इसके अंदर इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण बताया गया था। अभी हमने बात की थी कि कलयुग का करण किसे कहा जाता है, तो कलयुग का करण किसे कहा जाता है? लाव लूणकरण को कहा जाता है। और किस ग्रंथ के अंदर कहा जाता है? तो इसमें आपको ग्रंथ बताने हैं। पहला है, ए ऑप्शन है आपका बिट्टू सुजा, ए है बिट्टू सुजा, और बी है आपका सूरदास, सी आपका वीरभान, और डी आपका कृणिदास। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो बात करते हैं राव लूणकरण। तो इनका शासनकाल देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? इनका शासनकाल। और इनका जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1505 से लेकर के 1526। कब से रहता है? 1505 से लेकर के 1526। फिर बात करते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कलयुग का करण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इनकी दानशीलता के कारण। क्यों? तो इनकी दानशीलता के कारण। पिछले हमने बात की थी, दानशीलता के कारण कहा जाता है। इन्होंने कौन सा नगर बसाया? तो नगर के बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने लूणकरणसर नगर बसाया था। इन्होंने लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाद में हमने बात, ये नारनौल के युद्ध के अंदर, कौन से युद्ध में? तो नारनौल का युद्ध होता है। और ये कब होता है? तो ये होता है नारनौल का युद्ध होता है। और नारनौल का युद्ध कब होता है? तो नारनौल का युद्ध होता है 1526 में। और 1526 में ये इनकी क्या हो जाती है? इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नारनौल कहाँ है? तो आपके हरियाणा में। ये ध्यान रखना। तो किसके ग्रंथ में कहा जाता है? तो बिट्टू सुजा जी का ग्रंथ था। और बिट्टू सुजा जी के ग्रंथ का नाम क्या है? राव जेतसिरो छंद। ग्रंथ का नाम क्या है? तो राव जेतसिरो छंद इनके ग्रंथ का नाम है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आपको बताना है कि किस ग्रंथ के अंदर बीकानेर के शासक है और बाबर के पुत्र थे कामरान, इनके युद्ध के बारे में, वर्णन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो किसके अंदर मिलती है? तो किसके अंदर मिलती है? तो ये हमें बतानी है। बात करते हैं बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के नरेश कौन थे, तो और इनके मध्य कब युद्ध होता है? तो बात करते हैं कामरान का आक्रमण होता है। कामरान का आक्रमण कब होता है? तो कामरान का आक्रमण होता है 1534 में। इन कामरान का आक्रमण कब होता है? 1534 में। और उस समय जो बीकानेर के नरेश थे, कौन है? तो उस समय जो बीकानेर के नरेश थे, तो बीकानेर के नरेश कौन थे? तो बीकानेर के नरेश थे राव जेतसिंह। कौन रहते हैं? राव जेतसिंह रहते हैं। और कामरान का जब युद्ध होता है तो ये कामरान को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। कामरान को पराजित करते हैं। क्या करते हैं? कामरान को पराजित करते हैं। और कब होता है युद्ध? तो 1534 में होता है। कब होता है ये? 1534 में। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा?
राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद से हमें क्या मिलती है? ये जानकारी मिलती है। और ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये ग्रंथ आपके लिखा गया था बिट्टू सूजा जी के द्वारा। किसके द्वारा? बिट्टू सूजा के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। इसके बाद में इस ग्रंथ के हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें हमें इसमें लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। राव जेतसी के बारे में पता चलती है। इसके बाद में राव जेतसी को और कामरान के मध्य 1534 में युद्ध होता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। राव जेतसी का हम शासनकाल देखते हैं तो इनका जो शासनकाल है, इनका क्या है? इनका शासनकाल देखते हैं तो इनका शासनकाल रहता है 1526 से लेकर के 1541 तक। कब तक रहता है? 1526 से लेकर के 1541। फिर 1541 में ये पाएवा साहिबा का युद्ध होता है मालदेव के साथ और इस युद्ध के अंदर ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। अगला है हमारा, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? आपको बताना है कि किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो इसमें किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राव लूणकरण ने, ए ऑप्शन है। बी है राव कल्याणमल ने। सी है राव राय सिंह ने। और डी ऑप्शन है आपका राव बीकानेर। इनमें से आपको बताना है कि किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ये आपको बताना है इसमें। तो इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार किसने की थी? तो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी राव कल्याणमल ने। किसने की थी? राव कल्याणमल ने। राव कल्याणमल कौन है? तो राव कल्याणमल राव जेतसी का पुत्र था। किसका पुत्र था? राव जेतसी का पुत्र था। राव जेतसी ने इसको खानवा के युद्ध हुआ था जब, तो खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा का सहयोग करने के लिए भेजा था। किसमें भेजा था? राव जेतसी ने खानवा के युद्ध में जो कब हुआ था 1527 में राणा सांगा का सहयोग करने के लिए ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं। सहयोग करने के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। किसको भेजा? कल्याणमल को भेजा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसने राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। फिर बात करते हैं कि इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो नागौर दरबार लगा था 1570 में और नागौर दरबार में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कब है? तो नागौर दरबार लगा था। और नागौर दरबार कब लगा था? तो नागौर दरबार लगा था 1570 में लगा था। और नागौर दरबार में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की क्या की? तो इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। साथ ही साथ इसके 2 पुत्र थे। इसके कितने पुत्र थे? इसके 2 पुत्र थे। और पुत्र कौन थे? तो इसके पुत्र थे राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़ को भी मुगल दरबार में अकबर की सेवा के लिए भेजा। अकबर की सेवा के लिए भेजा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि मुगल दरबार के अंदर इसने अपने पुत्रों को अकबर की सेवा के लिए भेजा था। किस किस को भेजा था? तो राय सिंह को भेजा था और पृथ्वीराज राठौड़ को भेजा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? देखो ये सुमेलगिरी नहीं है, ये गिरी सुमेल आता है। क्या आता है? तो ये गिरी सुमेल आता है जो आपके पाली में पड़ता है। तो गिरी सुमेल के युद्ध में
सहायता की थी? बीकानेर के किस शासक ने? तो ध्यान रखना है, बीकानेर के किस शासक में ने शेरशाह सूरी का सहयोग किया था? ए है राव कल्याणमल ने, बी है राय सिंह ने, सी है सूर सिंह ने और डी ऑप्शन है गंगा सिंह ने। इसमें से कौन शासक है जिसने गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर साथ दिया था? तो इनमें से कौन सा आएगा आपका? तो इसमें आएगा राव बीका। आंसर क्या आएगा? राव बीका। गिरी सुमेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो गिरी पहले सुमेल वर्तमान में कहाँ है? तो ये आपके पाली में है। युद्ध कब होता है गिरी सुमेल का युद्ध? तो गिरी सुमेल का युद्ध होता है आपके जनवरी 1544 में। कब होता है? जनवरी 1544 में। किस किस के मध्य होता है? बात करते हैं कि किस किस के मध्य होता है। तो ये आपके होता है मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक मालदेव और इधर बात करते हैं कौन? तो इधर है शेरशाह सूरी। इधर कौन है? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का सहयोग कौन करता है? तो इनका सहयोग करता है बीकानेर के शासक कल्याणमल। बीकानेर के कल्याणमल ने, बीकानेर के शासक कल्याणमल ने भी इसका सहयोग किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर बात करते हैं मालदेव के दो सेना नायक रहते हैं। मालदेव के कौन रहते हैं? दो सेना नायक रहते हैं। और दो सेना नायक कौन कौन से रहते हैं? तो सेना नायक का नाम रहता है जेता और कूपा। जेता और कूपा रहता है। इन्होंने शेरशाह सूरी की सेना से युद्ध किया और युद्ध करते हुए ये दोनों क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसमें विजय किसकी होती है? तो इसमें विजय होती है आपके शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की इसमें क्या होती है? विजय होती है। और जेता और कूपा इसमें वीर गति को प्राप्त होते हैं। यही गिरी सुमेल के अंदर इन दोनों का स्मारक छतरी भी बनी हुई है पाली के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतीरे की राड का युद्ध कब लड़ा गया था? अब आपको बताना है कि जो मतीरे की राड हुई है इतिहास में वो कब हुई थी? गिरी सुमेल का युद्ध 1544 और मतीरे की राड होती है वो कब होती है? ये बताना है आपको। तो मतीरे की राड ए ऑप्शन है 1614, बी ऑप्शन है 1648, सी ऑप्शन है 1650 और डी ऑप्शन है 1640। इनमें से आपको बताना है कि मतीरे की जो राड होती है, मतीरे की जो प्रसिद्ध राड होती है, राड का अर्थ क्या होता है? युद्ध नहीं होता। राड का युद्ध सॉरी राड का अर्थ क्या होता है? जैसे अपन नहीं करते क्या घर में छोटी मोटी लड़ाई, जैसे इधर भी क्या हुआ था कि बीकानेर के अंदर इधर होता है कि बीकानेर का एक गांव था। बीकानेर का एक क्या था? गांव था। और बीकानेर का जो गांव था उसका नाम क्या था? सीलवा गांव। बीकानेर का कौन सा गांव है? सीलवा गांव, है ना? ध्यान रखना। इधर कौन सा था? तो इधर नागौर था। और नागौर का एक गांव था। नागौर का एक गांव था। और गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था जाखनिया। कौन सा है? जाखनिया गांव था। और इस गांव के अंदर दोनों इन गांवों में इसमें क्या होता है कि सीलवा गांव की जो भूमि थी, झीलवा गांव की जो भूमि थी, इसके अंदर इधर एक बेल लगती है। क्या लगती है? इधर एक मतीरे की बेल लगती है। और जो मतीरे की जो फल लगता है, बेल फैल करके कहा जाती है नागौर की सीमा में। और नागौर की सीमा में इसके क्या लगता है? इसके लगता है मतीरा। इसके क्या लगता है? इसके मतीरा। ये भी ध्यान रखना। बेल किधर लगी? तो बेल तो बीकानेर के सीलवा गांव में लगी थी। और बेल से जो फल आता है, बेल से ये मतीरे उगे। और मतीरे क्या हो गए? मतीरे हो गए आपके नागौर के अंदर। फिर क्या होता है? दोनों किसान आते हैं। और जैसे ही नागौर के जो जाखनिया इधर जो भूमि का किसान था वो आता है और इन मतीरों को तोड़ता है। जैसे ही तोड़ता है तो इधर इस गांव वाले जो किसान है वो बोलता है कि मतीरा जो है, ये फल है, ये मेरी जमीन में उगा हुआ है, ये मेरा है। ये बोलते हैं कि जमीन तो तुम्हारी होगी लेकिन अब ये फल मेरी जमीन पे लगा है। तो इसने बोला ये जो बेल है वो तो मेरी जमीन पे है।
इसने बोला जमीन तुम्हारी होगी लेकिन जो फल लग रहे वो किसकी जमीन पे, हमारी जमीन पे। ऐसे करके दोनों के मध्य, दोनों किसानों में पहले तो झगड़ा होता है, इनमें झगड़ा होकर के फिर गांव के अंदर पता चलता है। जैसे जैसे ये बात गांव में फैलती है, उसके बाद में ये बात कहाँ तक जाती है, राजाओं तक। उसके बाद में बात कहाँ तक जाती है, तो राजाओं तक जाती है। राजाओं तक जाती है तो बीकानेर के राजा थे। बीकानेर के राजा कौन थे, तो बीकानेर के उस समय राजा थे, बीकानेर के सॉरी शासक कौन थे, तो बीकानेर के उस समय शासक थे करण सिंह। शासक कौन थे, तो बीकानेर के शासक थे करण सिंह। और इधर कौन थे, तो आपके नागौर के शासक थे। नागौर के शासक कौन थे, तो नागौर के शासक थे अमर सिंह। नागौर के शासक कौन है, अमर सिंह। और अमर सिंह और करण सिंह, ये बात दरबार तक पहुंच जाती है। तो देखो, चाहे मतीरा हाथ नहीं आए लेकिन इज्जत का सवाल है। ये बोले कि हारना हमें भी नहीं है और उधर वाले बोले कि हमें भी नहीं आना। तो ये अपनी अपनी सेनाएं बेचते हैं और सेनाएं बेचते हैं, दोनों के अंदर फिर बाद में युद्ध होता है। और युद्ध के अंदर विजय कौन होता है, तो विजय कौन होता है, आपके करण सिंह। ये ध्यान रखना है, करण सिंह इसमें विजय होते हैं और इनकी क्या होती है, इनकी पराजय होती है। बात करते हैं ये युद्ध कब होता है, तो ये युद्ध होता है 1644 को। कब होता है ये युद्ध, 1644 को। और हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको जानते हैं मतीरे की राड़ से। तो मतीरे की राड़ कब होती है, 1644 में। समझ में आ गया होगा कि 1644 में किस किस के बीच में होती है, बीकानेर और नागौर के मध्य। बीकानेर का कौन सा गांव था, तो बीकानेर का सीलवा गांव था। और नागौर का कौन सा गांव था, नागौर का जाखनिया गांव था। इसके बाद में बात करते हैं शासक कौन कौन थे, तो बीकानेर के शासक कौन थे, करण सिंह थे। और आपके नागौर के शासक है, नागौर के शासक कौन है, अमर सिंह। ध्यान रखना है कब होता है, तो ये होता है 1644 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर शासक करण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। आपको बताना है कि जो बीकानेर के शासक करण सिंह है वो किस मुगल शासन के समकालीन थे, ये इसमें आपको बताना है। तो ए है किसके समकालीन थे ये, ए ऑप्शन है आपका जहांगीर और शाहजहां के समकालीन। बी ऑप्शन है आपका अकबर, बी ऑप्शन है आपका शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन। सी ऑप्शन है आपका अकबर और जहांगीर के समकालीन। और डी ऑप्शन है आपका औरंगजेब और शाह आलम के समकालीन। इनमें से आपको बताना है कि ये किस किसके समकालीन थे। तो बात करते हैं ये किसके समकालीन थे, तो ये आपके समकालीन थे शाहजहां और औरंगजेब के। किसके समकालीन थे, ये आपके शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। बात करते हैं हम करण सिंह की, किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं करण सिंह की। तो पहले हम देखते हैं इनका शासनकाल, क्या देखते हैं, इनका शासनकाल देखते हैं। तो करण सिंह का जो शासनकाल है वो है 1631 से लेकर के 1668 तक है। कितना है, 1631 से लेकर के 1668 तक है। बात करते हैं ये शाहजहां के समकालीन भी थे। किसके समकालीन थे, तो ये शाहजहां के समकालीन भी थे और ये औरंगजेब के समकालीन भी थे। किसके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन भी थे। शाहजहां ने भी इनको विभिन्न अभियान पर भेजा था और औरंगजेब ने इनको किस नाम से जानते हैं, तो औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी। और कौन सी उपाधि दी थी, तो इनको जांगलदर बादशाह कहा था। क्या कहा था, जांगलदर बादशाह कहा था। ध्यान रखना है, जांगलदर बादशाह किसकी उपाधि है, तो ये करण सिंह की उपाधि है। और किसने दी थी, तो ये औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी, ये औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब इनको अभियानों पर भेजता है और विजय होने के बाद में औरंगजेब ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, जांगलदर बादशाह की दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। आपको बताना है कि बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह और अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी। अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सी उपाधि दी थी, माही सरान की, बी है माही जहां की, और सी ऑप्शन है माही मिरातिव की, और डी ऑप्शन है आपका माही रखव की। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी उपाधि
दी गई थी औरंगजेब के द्वारा? तो औरंगजेब ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? तो माही मीरातीव की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी? माही मीरातीव की। अनूप सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। तो अनूप सिंह का जो शासनकाल रहता है, शासनकाल बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। अनूप सिंह के समय सर्वाधिक चित्र बने थे और चित्रों के कारण इसके जो दरबार है वो, इसका जो शासन काल है वो क्या कहलाता है? तो बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। इसके समकालीन कौन थे? तो औरंगजेब इसके समकालीन थे और औरंगजेब ने इसको दक्षिण अभियान पर इन पर भेजते हैं और फिर कौन सी उपाधि देते हैं इनको? तो माही मीरातीव की उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि देते हैं? तो माही मीरातीव की इनको उपाधि देते हैं। किस अभियान पर जाते हैं ये? दक्षिण अभियान पर जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? इनमें से आपको बताना है कि किस बीकानेर के शासक को जहांगीर ने अगला शासक चुना था। तो इनमें आते हैं आपके सूर सिंह, बी है दलपत सिंह, सी है आपका करण सिंह और डी है आपका अनूप सिंह। इनमें से आपको बताना है कि किस शासक को जहांगीर ने चुना था। किस शासक को जहांगीर ने चुना था, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो किसको चुना था जहांगीर ने? तो जहांगीर ने चुना था सूर सिंह को। किसको चुना था? सूर सिंह को जहांगीर ने चुना था। और इसको खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। दबाने के लिए भेजा था। ये भी ध्यान रखना है किसके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो इसने खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। खुर्रम के विद्रोह को और कब भेजा था? 1622 के अंदर भेजा था। फिर ध्यान रखना है कि फिर भी जब शाहजहां शासक बनता है, मतलब जब खुर्रम शासक बनता है, तो इसने सूर सिंह को क्या दिया था? फिर भी इसने सूर सिंह को मनसब दिया था। क्या दिया था? मनसब दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर ने किसको खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? सूर सिंह को। और इसने किसको शासक बनाया था? जहांगीर ने तो किसको चुना था? सूर सिंह को। और जब शाहजहां शासक बनता है, फिर भी इसने सूर सिंह को क्या दिया था? मनसब दिया था। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की है? आपको बताना है कि बीकानेर के कौन शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो इसमें कौन आएगा? ए आपका सूरज सिंह, बी है आपका सरदार सिंह और सी ऑप्शन है आपका प्रताप सिंह और डी ऑप्शन आएगा राज सिंह। किसने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो इसमें आपका आएगा सूरज सिंह। सूरज सिंह ने 1818 के अंदर अंग्रेजों से क्या की थी? संधि की थी। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी और इसके अंदर अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले थे आपके चार्ल्स मेडकोफ। कौन थे? चार्ल्स मेडकोफ थे। चार्ल्स मेडकोफ थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, इन्होंने 1805 में इन्होंने भटनेर पर आक्रमण किया। 1805 में इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया? तो 1805 में इन्होंने भटनेर पर आक्रमण किया और उस दिन मंगलवार का दिन था और मंगलवार के दिन इन्होंने भटनेर को जीता था। भटनेर के किले को इन्होंने क्या किया था? जीता था। और कौन सा दिन था? तो वो दिन था मंगलवार।
और फिर उसके बाद में मंगलवार के दिन बटनेर का नाम बदल करके, इसका नाम बदल करके क्या रखा, तो इसका नाम बदलकर क्या रखा, तो इसका नाम बदल करके रखा गया था हनुमानगढ़। क्या रखा गया, हनुमानगढ़। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम बदल करके क्या रखा, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ को किसने जीता था, तो सूरज सिंह के। इसके बारे में इन्होंने चूरू पर आक्रमण किए। कहां पर आक्रमण किए, तो चूरू पर आक्रमण किए। और चूरू पर आक्रमण इन्होंने कब किया, तो इन्होंने चूरू पर आक्रमण किया था 1814 में। चूरू पर इनका आक्रमण कब था, तो चूरू पर इनका आक्रमण था 1814 में। उस समय चूरू के शासक कौन थे, तो चूरू के शासक थे शिव सिंह। चूरू के शासक कौन थे, शिव सिंह। और शिव सिंह के पास जब बारूद खत्म हो गए तो इन्होंने चांदी के गोले भी दागे थे, और ये इतिहास की प्रसिद्ध घटना हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चांदी के गोले दागे। और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये जो आपके सूरज सिंह है, इनको पीछे हटना पड़ा। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी, तो बीकानेर के किस शासक ने संधि की थी, सूरज सिंह ने। अंग्रेजों की तरफ से संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, तो चार्ल्स मेडकोप अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले थे। 1805 में इन्होंने बटनेर पर अधिकार किया, और बटनेर पर अधिकार करके इन्होंने बटनेर का नाम बदल करके क्या रखा, हनुमानगढ़। और 1814 में इन्होंने चूरू पर आक्रमण किया। और चूरू के शासक कौन थे, तो चूरू के शासक थे शिव सिंह। जब बोलते हैं जब बारूद गोले खत्म हो गए तो इन्होंने चांदी के गोले दागे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय ये बीकानेर के शासक कौन थे। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय ये बीकानेर के शासक कौन थे। ए है रतन सिंह, बी ऑप्शन है सरदार सिंह, सी ऑप्शन है गंगा सिंह, और डी ऑप्शन है आपका डूंगर सिंह। इनमें से कौन सा शासक है जो 1857 की क्रांति में थे, तो वो आपके आते हैं सरदार सिंह। कौन आते हैं, सरदार सिंह। सरदार सिंह के बारे में हम बात कर लेते हैं। सरदार सिंह तो ये कौन सी क्रांति के समय थे, ये 1857 की क्रांति के समय थे। और इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। क्या किया था इन्होंने, तो इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग किया। और ये खुद सेना लेकर के अंग्रेजों के लिए गए थे। ये भी ध्यान रखना है, ये स्वयं सेना लेकर के अंग्रेजों के सहयोग के लिए गए थे। ये भी ध्यान रखना है कि बीकानेर के ऐसे शासक थे कौन है, सरदार सिंह, जो स्वयं सेना लेके गए थे। इसीलिए अंग्रेजों ने इनको क्या किया, तो अंग्रेजों ने इनको टिब्बी परगने के 41 गांव की जागीरी दी। 41 गांव की जागीरी दी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जागीर दी। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले शासक कौन थे बीकानेर के, तो सरदार सिंह। और ये स्वयं सेना लेकर के जाते हैं, और अंग्रेज इनकी वफादारी से प्रसन्न होकर के इनको क्या देते हैं, तो टिब्बी परगने के 41 गांव की जागीरी इनको देते हैं। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके आपके आंसर कौन है, क्या आएगा, बी आपका इसमें आंसर है। अगले, हाँ चलो इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।